आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस में। इंडियन पॉलिटी की MCQ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7 जो है वो वर्णन करता है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम टॉप 30 MCQs देखेंगे जो कि भारतीय संविधान के सेलिएंट फीचर्स के वर्णन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, विश्व का पहला लिखित संविधान का नाम बताएं। ए ऑप्शन ब्रिटेन, बी ऑप्शन आयरलैंड, सी ऑप्शन इंडिया, डी ऑप्शन यूएसए। तो विश्व का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए का। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, विश्व के किस देश का पहला अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ए ऑप्शन ब्रिटेन, बी ऑप्शन आयरलैंड, सी ऑप्शन इंडिया, डी ऑप्शन यूएसए। तो पहला अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का ब्रिटेन का। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, विश्व का वो कौन सा देश है जिसका सबसे लंबा लिखित संविधान है। ए ऑप्शन ब्रिटेन, बी ऑप्शन आयरलैंड, सी ऑप्शन इंडिया, डी ऑप्शन यूएसए। तो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान मिलेगा आपको इंडिया का। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत था। ए ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बी ऑप्शन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, डी ऑप्शन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से करीबन 60% इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा लिया गया है। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान है ए ऑप्शन रिजिड, बी ऑप्शन फ्लेक्सिबल, सी ऑप्शन ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो भारतीय संविधान जो है वो एक तरह से मिक्सचर है कठोरता और फ्लेक्सिबिलिटी का। सो सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ प्रोविज़न रिजिड हैं और कुछ प्रोविज़न फ्लेक्सिबल हैं और इन दोनों का ब्लेंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला प्रश्न है आपके पास, ब्रिटेन का संविधान है ए ऑप्शन रिजिड, बी ऑप्शन फ्लेक्सिबल, सी ऑप्शन ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो ब्रिटेन का संविधान जो है वो है फ्लेक्सिबल, आराम से उसमें अमेंडमेंट की जा सकती है और की जाती है, इसी वजह से वो फ्लेक्सिबल है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, अमेरिका का संविधान है ए ऑप्शन रिजिड, बी ऑप्शन फ्लेक्सिबल, सी ऑप्शन ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो अमेरिका का संविधान कठोर है, उसके प्रोविज़न में अमेंडमेंट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। सो ए इज द करेक्ट आंसर, रिजिड। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में जो नागरिकता है ए ऑप्शन सिंगल सिटीजनशिप है, बी ऑप्शन ड्यूअल सिटीजनशिप है, सी ऑप्शन नाइदर सिंगल नॉर ड्यूअल, डी ऑप्शन सिंगल भी है और ड्यूअल भी। तो भारत के संविधान के अनुसार भारत में नागरिकता जो है वो है सिंगल, एकल नागरिकता है यानी सिंगल सिटीजनशिप। ए इज द करेक्ट आंसर। यानी पूरे भारतवर्ष में चाहे राज्य के हैं आप तो आपकी एक ही नागरिकता रहेगी, वो रहेगी इंडियन, चाहे आप राजस्थान के हैं, चाहे आप कर्नाटक के हैं, चाहे तमिलनाडु के। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान के अनुसार जो सिटीजनशिप का प्रावधान था वो किस देश से लिया गया। ए ऑप्शन ब्रिटेन, बी ऑप्शन यूएसए, सी ऑप्शन आयरलैंड, डी ऑप्शन फ्रांस। तो प्रोविज़न जो है सिटीजनशिप का ये लिया गया है ब्रिटेन से और सिटीजनशिप है सिंगल सिटीजनशिप। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किसने अल्टरनेटली डिफाइन किया था भारतीय संविधान को कि भारतीय संविधान जो है वो फेडरल है इन फॉर्म बट स्पिरिट में वो यूनिटरी है और कुल मिला के कहा जाए तो वो क्वासी फेडरल है। तो ये शब्द किसके हैं। ए ऑप्शन विंस्टन चर्चिल, बी ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी ऑप्शन के सी भेरे,
डी ऑप्शन एम एन रॉय। तो ये शब्द कहे गए थे केसी वेहरे के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान को वर्णन किया जा सकता है किस तरह? ए ऑप्शन वो फेडरल है, बी ऑप्शन वो यूनिटरी है, सी ऑप्शन वो फेडरल है फॉर्म में बट यूनिटरी है स्पिरिट में, डी ऑप्शन वो पार्लियामेंट्री है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिगार्डेड किया जा सकता है कि वो फेडरल है इन फॉर्म और यूनिटरी है इन स्पिरिट। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किस प्रकार का जो सिस्टम है गवर्नमेंट का वो भारतीय संविधान ने जो है वो चूज़ किया है? ए ऑप्शन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, बी ऑप्शन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो भारत में जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो कौन सा है? वो है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो बेसिकली बेस्ड है आइडिया ऑफ कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, और बट ये कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन किन दो ऑर्गन्स के बीच में है? ए ऑप्शन लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, बी ऑप्शन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, सी ऑप्शन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, डी ऑप्शन लेजिस्लेचर एंड जर्नलिज्म। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन है, और ये कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन देखी जाती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में। लेजिस्लेचर कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव उस कानून को इम्प्लीमेंट करती है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, पार्लियामेंट्री सिस्टम इज आल्सो नोन एज ए ऑप्शन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, बी ऑप्शन प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन नाइदर ए नॉर बी। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसे प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो सरकार होती है उसका मुखिया होता है प्राइम मिनिस्टर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा भारत के संविधान का फीचर नहीं है? ए ऑप्शन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बी ऑप्शन फेडरलिज्म, सी ऑप्शन सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, डी ऑप्शन जुडिशियल रिव्यू। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है वो है सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत की राजनीति में इनमें से कौन सा सुप्रीम है? ए ऑप्शन द सुप्रीम कोर्ट, बी ऑप्शन द कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन द पार्लियामेंट, डी ऑप्शन रिलीजन। तो भारत के संविधान के अनुसार जो सुप्रीम है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, व्हाट इज़ द प्रोसीजर, कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जो कानून के द्वारा स्थापित किया गया है और उसका वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है? आसान भाषा में बोला जाए तो भारत जो है कानून के कौन से प्रोसीजर को फॉलो करता है? ए ऑप्शन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, बी ऑप्शन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है भारत जो फॉलो करता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कानून के द्वारा जो प्रोसीजर स्थापित किया गया है उसको फॉलो किया जाता है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये यूएसए फॉलो करता है। इसमें पहले चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर उसके बाद उनको कानून बनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा फाइनल इंटरप्रेटर है और गार्डियन है भारत के संविधान का? ए ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, बी ऑप्शन प्रेसिडेंट, सी ऑप्शन पार्लियामेंट, डी ऑप्शन द सुप्रीम कोर्ट। सही आंसर है द सुप्रीम कोर्ट। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, मेन फीचर क्या है जुडिशियल सिस्टम का भारत के संविधान में? ए ऑप्शन वो इंडिपेंडेंट है, बी ऑप्शन वो इंटीग्रेटेड है, डी ऑप्शन वो बोथ ए एंड बी यानी इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड दोनों हैं, डी ऑप्शन नाइदर ए नॉर बी। तो जो मेन फीचर है जुडिशियल सिस्टम का भारत के संविधान के अनुसार वो है कि वो इंडिपेंडेंट भी है और इंटीग्रेटेड भी है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, रूल ऑफ लॉ जो रेफर्स करता है सुप्रीमेसी ऑफ कि सबसे ऊपर है कलेक्टिव नॉलेज ऑफ किसका? ए ऑप्शन पार्लियामेंट का, बी ऑप्शन एग्जीक्यूटिव का, सी ऑप्शन जुडिशरी का, डी ऑप्शन पीपल। तो रूल ऑफ लॉ में सुप्रीमेसी होती है कलेक्टिव नॉलेज ऑफ द पीपल। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन सा पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मेंशन करता है? ए ऑप्शन फंडामेंटल ड्यूटीज, बी ऑप्शन फंडामेंटल राइट्स, सी ऑप्शन डीपीएसपीस, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो पार्ट थर्ड जो है भारत के संविधान का, उसमें वर्णन किया गया है किसके बारे में? फंडामेंटल राइट्स के बारे में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ये आर्टिकल 12 से लेके 35 तक का वर्णन करते हैं फंडामेंटल राइट्स का, जहाँ पे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से किसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के पार्ट 4 में? ए ऑप्शन फंडामेंटल ड्यूटीज, बी ऑप्शन फंडामेंटल राइट्स, सी ऑप्शन डीपीएसपीस, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो पार्ट 4 में जो वर्णन किया गया है वो किया गया है डीपीएसपी का। सी इज द करेक्ट आंसर। ये आर्टिकल 36 to 51 तक कवर करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका वर्णन किया गया है भारत के संविधान के पार्ट 4 ए में? ए ऑप्शन फंडामेंटल ड्यूटीज, बी ऑप्शन डीपीएस फंडामेंटल राइट्स, सी ऑप्शन डीपीएसपीस, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो पार्ट 4 ए में जो वर्णन किया गया है वो किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। ए इज़ द करेक्ट आंसर। और टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं 11, और ये आर्टिकल जो है एक ही कवर करता है, वो आर्टिकल है आपका 51A। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का एक नोबल फीचर है? ए ऑप्शन फंडामेंटल ड्यूटीज, बी ऑप्शन फंडामेंटल राइट्स, सी ऑप्शन डीपीएसपीस, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने नोबल फीचर जो बोला गया है वो बोला गया है उनके द्वारा डीपीएसपी को। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा जस्टिसेबल है नेचर में, यानी इनमें से जिसकी वायलेशन होती है तो आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं? ए ऑप्शन फंडामेंटल ड्यूटीज, बी ऑप्शन फंडामेंटल राइट्स, सी ऑप्शन डीपीएसपीस, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो जस्टिसेबल है सिर्फ इनमें से एक, वो है फंडामेंटल राइट्स। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान जो है अपहोल्ड करता है एक सेकुलर गवर्नमेंट, यानी भारत के संविधान में बोला गया है कि इंडिया में जो है एक सेकुलर गवर्नमेंट है। इसका वर्णन क्या है? सेकुलर गवर्नमेंट का मतलब क्या है? ए ऑप्शन कि एक ही रिलीजन सबसे बड़ा है, बी ऑप्शन एक रिलीजन बाकी सबको डोमिनेट करता है, सी ऑप्शन धर्म में असमानता है, डी ऑप्शन सारे धर्म जो हैं बराबर हैं। तो सेकुलर गवर्नमेंट का मीनिंग है कि भारत में संविधान जो है इसके अनुसार सभी रिलीजन जो हैं इक्वल हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फॉलो करता है फीचर को, वो फीचर है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या है? ए ऑप्शन कि इलेक्शन अलाउ नहीं है, बी ऑप्शन इलेक्शन जो है सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए ही है, सी ऑप्शन इलेक्शन जो है सभी भारतीय नागरिकों के लिए है जो 18 या 18 से ऊपर हैं, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि लोगों को मत डालने का अधिकार है भारत के सभी जिनकी आयु 18 या 18 से ऊपर है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की इमरजेंसी का वर्णन किया गया है? ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 5। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसी के प्रकार हैं वो हैं 3। बी इज द करेक्ट आंसर। वो कौन कौन सी हैं? एक है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी है आपकी प्रेसिडेंट्स रूल, और तीसरा है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। इन 3 इमरजेंसी के बारे में वर्णन किया गया है। यह आर्टिकल 352 है, यह आर्टिकल 356 है और यह आर्टिकल 360 है। तीनों की तीनों इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला प्रश्न है आपके पास, इमरजेंसी के समय कौन सी गवर्नमेंट जो है वो पावरफुल बन जाती है और राज्य जो है उसके नियंत्रण में आ जाते हैं? ए ऑप्शन यूनियन गवर्नमेंट, बी ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट, सी ऑप्शन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर है इसका यूनियन गवर्नमेंट जो है वो पावरफुल बन जाती है और राज्य भी किसके कंट्रोल में आ जाते हैं? यूनियन गवर्नमेंट के। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान में किस टाइप की सरकार का वर्णन किया गया है? ए ऑप्शन 2 टीयर गवर्नमेंट, बी ऑप्शन 3 टीयर गवर्नमेंट, डी ऑप्शन 4 टीयर गवर्नमेंट, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो भारत में जो है कितने प्रकार की सरकार है? वो है 3 टीयर गवर्नमेंट।
बी इज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ईयर में आता है आपकी यूनियन गवर्नमेंट, सेकंड ईयर में आता है आपकी स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड ईयर में आती है आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें म्यूनसिपाल्टीज़ और आपके पंचायत का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके बारे में भारतीय संविधान में वर्णन किया गया है? ए ऑप्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सी ऑप्शन फाइनेंस कमीशन, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है भारत के संविधान में वो इलेक्शन कमीशन भी है, यूपीएससी भी है, फाइनेंस कमीशन भी है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस, डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर नंबर 7 में हमने एमसीक्यू सीरीज़ के इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेलिएंट फीचर के बारे में बात की, जो कि 30 क्वेश्चंस का वर्णन करते हैं। ये वीडियो लेक्चर आपके यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।